हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरजेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम क्लास 10 की मैथ्स के क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जो कि बोर्ड 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर and smallest composite number is। तो अगर मेरे पास एक टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट टू क्या है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट का कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है इज एचसीएफ ऑफ टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो क्या हमें निकालना है। चलो देखते हैं स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होगा? ये हो गया हमारा 10। क्या हो गया? 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, वन और उसके अलावा भी छोड़ के। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या? वन तो नहीं है, टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, पहला क्या तुम्हारा? फोर। पहला क्या है? फोर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया हमारा? फोर होता है। क्या होता है? फोर। अब मुझे फोर और एचसीएफ का 10 का एचसीएफ निकालना है। 10 को मैं क्या ले सकता हूँ? 2 into 5। फोर को क्या ले सकता हूँ? 2 into 2। तो कॉमन सबसे बड़ा क्या आ रहा है इसमें? 2 आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, the value of k for which the pair of linear equation x plus y minus 4 equals to 0 and 2x plus ky minus 8 equals to 0 has infinite many solution। अच्छा, infinite many solution कब होते हैं? जब कोई लाइन एक के ऊपर एक आ जाती है, जैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेगी। मान लीजिए ये लाइन 1 है, अब इसके ऊपर एक दूसरी लाइन भी अगर आ जाए तो ये आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। और जब लाइनें ओवरलैप होती हैं तो ये हर जगह इंटरसेक्ट करती हैं, बहुत सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम बोलते हैं इट हैज मैनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ए आपने पढ़ा भी होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। तो a1 x के आगे a1 हो गया, ये 1 हो गया, इसके आगे 1, ये 2 हो गया, इसके आगे y के आगे 1, 1 हो गया, y के आगे यहाँ पे k हो गया इक्वल्स टू, इसके आगे -4 हो गया, इसके आगे -8 हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गए। तो ये आ गया, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/k इक्वल्स टू 1/4, 1/2 आ गया। अभी तो कंपेयर करूंगा यहाँ से, k की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। k की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। k इक्वल्स टू 2 मेरा क्या हो गया? राइट आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट? इनमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 2 है? देखो, बेस्ट तरीका क्या होता है पहचानने का, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर 2 है तो उसमें 2 पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूं पहले वाले केस में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कितना आएगा? 4, 2 4 जा 8 प्लस 5, ये 0 आएगा? नहीं आएगा, ये हमारा 0 नहीं आएगा, तो ये मेरा गलत हो गया। यहाँ पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये हो गया -14 प्लस कितना हो गया? 6, 6 प्लस 8 14, 14 14 0। हाँ, तो ये 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अब बाकी सब में करेंगे चेक, तो इसका भी 0 नहीं आएगा, इसका भी 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। रूट चेक करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप सिंपली इक्वेशन में रूट की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू -4, a7 इक्वल टू 4, फाइंड द फर्स्ट टर्म। a कितना होगा? हमें सेवेंथ टर्म गिवन है, कितना दिया है? 4, और डी भी गिवन है -4। हमें ए निकालना है, तो फॉर्मूला होगा 7 टर्म इक्वल्स टू ए प्लस 6d। ठीक है, तो 7 टर्म कितना दिया है मुझे? 4 दिया है, हमें ए निकालना है, और डी कितना गिवन है? -4। तो 4 इक्वल टू ए, 6 इंटू -4 -24, 24 को ऐड कर लेंगे 28 इक्वल्स टू ए। तो ए कितना? 28 आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा?
राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी 28 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,4 फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। अच्छा मेरे पास ये एक्सिस है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,0 और यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट है आगे, ये है 5,4, ये ए है और ये क्या है बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पॉइंट हो गए x2 y2 और ये पॉइंट हो गए x1 y1। तो इनको पुट करते हैं। x2 कितना है 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 प्लस 16 कितना हो गया? ये हो गया √41। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया? राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5, वी नीड टू फाइंड कॉट ए। तो पहले इसका हम ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल कितना दिया है मुझे? ए दिया है, ये एंगल ए है। साइन ए कितना गिवन है? 3/5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई मेरी 5। बेस निकाल लेते हैं। तो बेस कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हमें पता है कि h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। तो b कितना हो जाएगा? √h² माइनस p²। h हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 9, ये आ गया 16, ये आ गया मेरा 4। तो जो बेस है वो मेरा कितना आ गया? 4। अब मुझे क्या निकालना है? कॉट ए निकालना है। तो कॉट ए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है मेरे पास? 4 और परपेंडिकुलर कितना है? 3। आंसर कितना आ गया? 4/3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। देखो ये फॉर्मूला होता है कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर है। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये चला गया मेरा ऊपर, चल गया नीचे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 इज हाउ मच? tan 30 होता है हमारा 1/√3, 1/√3। तो अगर इसको हम यहाँ पुट करें वैल्यू तो कितना आएगा देखते हैं। तो ये होगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। 2 अपॉन √3, 1/3 आया, 3 ऊपर गया, 3 माइनस 1 2, 2/3। इस 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 3 ऊपर आ गया, √3 क्या आ गया नीचे, तो ये बन गया 3/√3। इससे कैंसिल हो गया। जब नीचे √3 ऊपर 3 होता तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर? √3 आ गया। अब √3 वैल्यू किसकी होती है? cos 60 होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये गलत है। tan 60 होता है √3, ये सही हो गया। sin 60 होता है √3/2, ये गलत हो गया। और sin 30 कितना होता है? 1/2, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? राइट हो गया। क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉमा द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा फॉर्मूला ये होता है कि जो हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, बस 0 नहीं, पॉलिनोमियल होती है तो ये पी एक्स होता है, इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स होता है। और हम इक्वेशन बनाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है मुझे, 6 दिया है। तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जब हमें दिया होगा तो हम इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस दिया है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है, 6। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 आर, इसके हमें जीरोस निकालने हैं, तो जीरो पता करना है बेसिकली। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम जीरोस का सम निकालें और प्रोडक्ट निकालो, सबसे चेक कर सकते हैं कि किससे मैच कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो उसके जीरोस कितने आएंगे, देखो माइनस सम कितना आएगा, माइनस बी बाय माइनस बी कितना है इसका 11, तो माइनस बी अपॉन ए कितना है 3, तो सम तो आएगा -11/3, और प्रोडक्ट कितना आएगा देखो माइनस सॉरी सी कितना है -4/3, तो -4/3 कितना है, -4/3 यही आएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच खाएंगे, देखो देखते हैं। प्रोडक्ट में -4, देखो माइनस तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ प्लस आएगा, दोनों प्रोडक्ट यहाँ भी करो माइनस माइनस प्लस, ये भी नहीं आएगा, तो दो तो रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक सही सही आंसर है, ठीक है। सम आना कि 11/3, इनको जोड़े 3 -12 -12 11/3 ये सही आ रहा है। इसको करेंगे तो ये 11/3 आएगा, ये 11/3 इनका। अब यहाँ पर तुम अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 11/3 आएगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो ये आएगा -11/3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन को ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑफ अ सिटी फॉर 66 days is given below. Find the difference of upper limits of model class and middle class. अच्छा, जो मॉडल क्लास होती है वो बेसिकली क्या होती है, मॉडल क्लास होती है वो क्लास जो हम मॉड में यूज करते हैं। मतलब मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है 22, 10, 8, 15, 5 है, सबसे हाईएस्ट किसकी है, 22 की, तो ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितनी हो गई हमारी, मॉडल क्लास हो गई हमारी 0 से 10, क्या हो गई 0 से 10 हो गई, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। अच्छा तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, फर्स्ट मैंने मॉडल क्लास आपकी निकाल ली, ठीक है। अच्छा अब मुझे निकालना है, अब मैं दूसरी निकालता हूं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास बेसिकली कैसे निकालने के लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा CF। क्या निकालते हैं हम, CF निकालते, तो मैं ऊपर यहाँ पे CF निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे CF। CF बेसिकली क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो पहले यहाँ पे हम CF निकालता हूँ, इसकी CF निकालता हूँ, फिर CF की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CF लिख रहा हूँ, CF बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, हम जो भी सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी आती है उसको ऐड करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे पहला टर्म है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मेरे पास 22 है, ठीक है। 10 फिर इसमें जोड़ो 22, तो ये हो जाएगा मेरा 32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया। अच्छा उसके बाद इसमें 8 जोड़ते कितना हो गया 40 हो गया। इसके बाद इसमें 15 जोड़ते हैं, कितना आएगा, जोड़ते रहो 15, तो ये आ जाएगा 55 आ गया, ठीक है। इसमें फिर 5 जोड़ लेते हैं, तो ये मेरा 60 आ गया, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 66 आ गया, ठीक है। जो भी मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली होगी, जो भी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम होता है। क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। तो जब हम सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो बेचारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी लास्ट वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ कि जो मेरी ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्या निकालनी है, मीडियन क्लास निकालनी। कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं n। क्या निकालेंगे, n निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, n होता है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 निकालता हूं।
तो फ्रीक्वेंसी कितनी 66 है मेरे पास, तो 66 डिवाइड बाय 2, 66 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 33 आएगा, कितना आएगा 33 आ गया। तो 33 फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव वाली कहां पर आ रही है, देखो यहाँ पे 22 आ रही है, ये अप टू 32 है, ये कितना है पहली वाली 22 तक का है, ये है 32 तक का, और ये है 32 के बाद 33 वाली किसमें आएगी 40s में आएगी, किसमें आएगी 40s में आएगी, जो 33 वाली है वो किसमें आएगी हमारी 40s में आएगी। तो जो 40s वाली इसमें, क्योंकि 33 नंबर इसी के अंदर आएगा, तो जो मेरी मीडियम क्लास होगी वो जाएगी 20 से 30 हो जाएगी, कितने 20 से 30, क्योंकि हमें देखना होता है जो भी मेरे पास यहाँ एन आया फ्रीक्वेंसी आई है वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मैच खा रही है। तो 32 जो है यहाँ, अगर ये 34 होता तो मेरी क्योंकि ये 33 आया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 इसके अंदर आ जाएगा, अगर 34 होता तो 30 इसके अंदर आ जाता, तो मेरी जो मीडियम क्लास है वो ये हो जाती, बट क्योंकि 32 तक है, 33 के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो 40s के अंदर आएगी, तो जो मेरी मीडियम क्लास है वो जाएगी 20 से 30। तो यहाँ मैं लिखूंगा जो मीडियम क्लास है मेरी, क्या है मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास है मेरी 20 से लेके 30 तक है, कितने हैं 20 से लेके 30 तक है। अब हमें क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल क्लास एंड मिडिल क्लास। तो मॉडल क्लास और जो मॉडल क्लास है और जो मीडियम क्लास है इनकी बीच की जो डिफरेंस है, उनकी अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है निकालना है। तो मीडियम क्लास की अपर लिमिट कितनी है 10 है, मीडियम क्लास की अपर लिमिट कितनी है 30 है, तो 30 माइनस 10 कर देंगे, 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा राइट है, ठीक है। तो ये मेरा डिफरेंस 20 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो पहली बात तो 1 से कम ही रहती है और 0 से ज्यादा रहती है। और कभी कभार ऐसे की इवेंट अगर आ गए, जो इवेंट आपका मतलब जनरल अगर कोई भी इवेंट है मेरे पास तो उसकी वैल्यू जो है, या कोई नॉर्मल इवेंट है मेरे पास मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर नॉर्मल इवेंट मेरे पास है तो उसकी जो भी कोई भी इवेंट है तो उसकी जो मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी रहती है और 1 से क्या रहती है हमेशा छोटी रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है, और कोई एक ऐसा इवेंट है जो सर्टेन है, जो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। इसलिए जो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज चलें तो जो प्रोबेबिलिटी की सही वैल्यू है वो 0 हो सकती है और 0 से बड़ी रहेगी, 1 भी हो सकती है 1 से छोटी रहेगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी कभी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो बाकी सारे ये जो ऑप्शंस है ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा राइट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके देन, आज हमने जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे क्लास 10 के बोर्ड के वो हमने क्वेश्चन करे। देखिए क्लास 10th में क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा क्या होता है रिपीट होता रहता है। ये क्वेश्चन तो हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, बट जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा क्या होता है रिपीट होता है, इसलिए हम कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पर ध्यान ये कर रहे हैं। और हमारी जो टेक्निक वो ये है कि हम कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ताकि जो हमारे पास समय बचे वो हम बाकी क्वेश्चन पे लगा सकें, ठीक है। आई होप आपको चीजें जो मैंने क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर आपका डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।